नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला, जो 1 साल तक जिस तरीके से लॉकडाउन लगने वाला था, उस समय लिया गया फैसला, उसी में से एक फैसला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, गैस या एग्रीकल्चर जिसको खेती बोलते हैं या सोना, यहाँ तक कि आपकी डेली लाइफ को प्रभावित कर सके, ऐसा एक कदम आ जाए तो आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद लोगों से पेट्रोल बचाने, विदेश यात्रा कम करने और ऑनलाइन मीटिंग करने और यहाँ तक कि सोना कम खरीदने की अपील करे, तो मामला कोई सामान्य नहीं हो सकता। इसी बीच में कई सारे अपडेट आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि देश को करीब 2800 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है आने वाले समय में। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? तो अमेरिका ईरान तनाव जो भारत पे, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? सरकार इतनी चिंता में क्यों देख रही है? और सबसे जरूरी ये है कि क्या आम आदमी के जेबों पर इसका असर पड़ सकता है? महंगाई का सबसे बड़ा हमला क्या हो सकता है क्या ये? तो आज का वीडियो हम इन दिनों खबरों के जुड़े जो सच है उसको समझेंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि आपके डेली टू डेली लाइफ का एक प्रभाव है। तो चलिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये बोला गया कि लोग तेल से को बचाने का ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा कि अपील किया, और ये बोला कि आप तेल को कैसे बचा सकते हो और इंडिया के इकोनॉमी को ग्रोथ में आपका कैसे भागीदारी हो सकता है। अब किसी को ये गलत भी लग सकता है, किसी को सही भी लग सकता है, इनके कई सारे कारण हैं। जैसे उन्होंने ये बोला कि कार पूलिंग करें, हाल कारपूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पर्सनल गाड़ी को कम इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे टाइम पास होता है उसको थोड़ा रोकें, वर्क फ्रॉम होम अपनाने का कोशिश करें, विदेशी यात्रा जो आप करते हैं हमेशा उसको थोड़ा सा कम करें। जैसे कुछ फिजूल खर्चे होते हैं आलतू फालतू को जो करते हैं, या फिर जिन्हें कोई लगता है कि वो थोड़ा कम करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार अचानक इतनी चिंता में क्यों आया? कारण क्या है? दुनिया में बढ़ता युद्ध तनाव। अमेरिका और अन्य देश ये नहीं चाहता है कि मतलब कि स्थिति ऐसा हो या ऐसा भयावह हो कि बहुत इसका इकोनॉमी का बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका, भारत और अन्य देशों पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अब अमेरिका और ईरान के बीच में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा किस पे? तेल सप्लाई पे। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल जो होता है वो विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में हर चीज महंगे हो सकते हैं। अब कोरोना काल में क्या चेतावनी दी गई थी, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोरोना काल में चेतावनी कई सारे थे जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर के बोला था। अब वैसा अफवाह एक और उड़ रहा है, अफवाह नहीं इसको बोल सकते हैं, वैसा रियलिटी बोल सकते हैं कि अभी एक वायरस आया है, हंता वायरस, जिसका इम्पैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि ग्लोबली हो सकता है, तो फिर ऐसा स्थिति ना आ जाए। तो अखबार में साफ ये लिखा है कि सरकार की ये सलाह कोरोना काल जैसी लग रही है। याद कीजिए, कोरोना के समय में यही हुआ था, यात्रा को बंद कर दिया गया था, खर्च को कंट्रोल करने की बोला गया था, ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हो गए थे, ईंधन बचाने का कोशिश किया जा रहा था, जरूरत की चीजें ही सिर्फ खरीदे जा रहे थे। उस समय भी सरकार आर्थिक दबाव कम करना चाहती थी, और फिर भी वह बातें, कई चीजें सामने आने लगी। इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार को डर है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़े तो भारत पर आर्थिक बोझ और तेजी से बढ़ सकता है। कई चीजें और हैं जो शायद पहली बार और ज्यादा का ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसमें यह है कि देश को करीब 2800 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है। यह मामला तेल और आयात खर्च से जुड़ा हुआ है, जहां पे भारत को इस साल लाखों करोड़ रुपए का खर्च तेल विदेशी से खरीदने पड़ रहे हैं। अगर युद्ध का कारण होता स्थिति बनता है और तेज होते रहता है तो पता चले कि तेल का दाम और भी बढ़ गए, तो भारत का इंपोर्ट बिल यानी कि आयात खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ज्यादा देश पैसे बाहर से क्या कर सकते हैं कि अब ज्यादा देश जो होते हैं वो पैसे बाहर देगा, और इंडिया जो है वो हमेशा पैसे बाहर देगा कोई चीज खरीदेगा तो इसका असर सीधे अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। अब एक और मामला है जिसमें 22 लाख करोड़ का आंकड़े के अनुसार ये बताया गया कि चार चीजें भारत का खर्च यानी 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जैसे सोना, विदेशी यात्रा, फर्टिलाइजर, कच्चे तेल,
इन सब का खर्च गवर्नमेंट बता रहा है कि सालाना इतने खर्च हो जाते हैं। एक तरफ तेल का भारी खर्च, दूसरी तरफ लोग विदेशी यात्रा जो करते हैं वहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तीसरी तरफ सोने का आयात, ऊपर से खेती के लिए महंगी फर्टिलाइजर, यह सब मिलकर देश की इकोनॉमी पर भारी दबाव डाल रहा है। अब इसमें कई सारे लोग ये बोलेंगे कि आप यात्रा करने से रोक रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल पे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब सरकार खुद काम कभी नहीं कर पाती है तो उसका असर, या फिर कह सकते हो कि लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से कदम उठाता है। हाँ, ये है कि सरकार बहुत अच्छा काम करती है, एनी टाइम करती है, और इसका असर सिर्फ और सिर्फ किसी खास वर्गों पे ना होकर सभी पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ता, देन फिर सरकार द्वारा उठाया गया कदम सारे लोग फॉलो करते। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी कोई परिस्थितियां आती है तो उस पे जो इंडिया के जो गरीब निम्न वर्ग है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जबकि और लोग तो अपने करते ही रहते हैं यात्रा जो भी है। तो खेती जो फर्टिलाइजर है, अब सरकार कह रहा है कि फर्टिलाइजर महंगा होता जा रहा है जो हम आयात करते हैं। अब जो भारत का जो एग्रीकल्चर का जो बैकबोन है, अब उसी को बारे में अब ऐसे बोल रहे हैं तो फिर क्या ही इंडियन इकोनॉमी का हालात सुधरेगा, क्योंकि इंडिया में लैंड रिफॉर्म का बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर मास लेवल पे कोई एक व्यक्ति उस तरीके से नहीं कर पाता है। यह सब मिलकर, इसमें सरकार का सिस्टम फेल्यूर है, यह सब मिलकर देश की इकोनॉमी पर भारी दबाव डाल सकते हैं। अब ये देखा जाता है कि सोना क्यों बना इतना चिंता में, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स है। मैं आपको बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है। खास करके आपको पता होगा कि शादी त्योहार में महिलाएं के द्वारा कितने गोल्ड खरीदे जाते हैं। भारतीय परिवार हर साल भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं, लेकिन सरकार की चिंता यह है कि सोना विदेशों से आता है, मतलब भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अगर उसी समय तेल के दाम भी बढ़ जाएं और विदेशी मुद्रा पर दबाव भी बढ़ने लगे तो यही कारण है कि सरकार लोगों से ये बोल रहा है फिलहाल जरूरत के हिसाब से खर्च करें। अब इसका इम्पैक्ट ऐसा सरकार को क्यों बोल रहा है कि किसानों पर आने वाला पे समय में इसका असर हो सकता है, तो किसानों का ये चीजें है कि भारत का फर्टिलाइजर का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदा जाता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो खाद महंगी हो सकती है, जब खाद महंगी होगी तो खेती महंगी होगी, फसल महंगी होंगी और बाजार में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी कि यह संकट सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा, आपके जो रसोई घर तक ये चीजें आ सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी इस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं या फिर जो न्यूज में जो अपना मत देते हैं वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो सिर्फ अपना देखते हैं। यहाँ पे किसानों की हित नहीं देखा जा रहा कि किसान का इकोनॉमी, किसान का इनकम कब डबल किया जाए। किसान का वही हालात है, कोई उनके फिक्स्ड इनकम का रिसोर्सेस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। किसानों के राहत कोष में जब किसानों का फसल खराब होता है तो इतनी समस्या क्यों होता है सरकार से मुआवजा लेने में। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ध्यान देता नहीं है और ऊपर से गवर्नमेंट कई सारे एलिगेशन और कई चीजें अपना अपना लोग यहाँ पे अपने अपने मत रखने लगते हैं। तो यह संकट सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब इसका बोलने का मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आम आदमी पर असर क्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, किसान को तो फर्टिलाइजर महंगा मिलेगा, खेती करेंगे। देखो किसान को कभी भी दिक्कत खाने पीने को लेकर के कभी नहीं हुआ, वो लोग आराम से खा लेते हैं पी लेते हैं। रहा बात घर चलाने का, तो सबसे बड़ी किसानों की समस्या था घर चलाने को, परिवार चलाने को, ठीक है। और उनको जो अगर बाय द वे अगर किसी भी तरह का खेत के लिए फसल के लिए अगर लोन ले लिए तो लोन को वापस चुकता करने में, दूसरा अशिक्षित हैं, तो ये सब समस्या आकर के किसानों की स्थिति को और दयनीय कर देता है। तो किसान जो होता है ना, आम तौर पे ये देखा जाता है किसान जो भूख से कहीं ज्यादा कर्ज से मर जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आता है, क्योंकि उनका खाना तो है, उसके पास पर्याप्त है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है परिवार को और नए चीजों के संसाधन के लिए उनके पास कोई वैसा रिसोर्सेस नहीं, इनकम का सोर्स नहीं है। तो ये सब सबसे बड़ी समस्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दूध सब्जी महंगे हो जाए, गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीजें महंगी हो जाती है। ठीक है, ये अमीरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए इसमें कोई हित नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान का उदाहरण यहाँ पे ये है कि अगर कुछ देश इसका उदाहरण भी दिया जाए, जैसे कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान में फ्रूट क्राइसिस और महंगाई तेजी से भी बढ़ी है।
भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका असर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यही वजह है कि सरकार पहले एक तरह से वार्निंग सिंबल दे रही है कि ऐसा हो सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम की बातें क्यों की जा रही है, इसके बारे में जानते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सरकार वर्क फ्रॉम होम की बातें क्यों कर रहा है, कारण क्या है। तो अगर लोग कम यात्रा करेंगे, फ्यूल बचत करेंगे, फ्यूल खर्च मतलब कम इंपोर्ट, विदेश यात्रा कम, इकोनॉमी पर कम दबाव पड़ेगा। यानी कि सरकार अभी से डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। तो अब देखो यार, यहाँ पे विदेश यात्रा कौन करेगा, जिसके पास पैसे होंगे वही विदेश यात्रा करेगा। वो यहाँ का पैसा वहां यूज करेगा। मतलब इस बोलने का मतलब है कि तुम अगर पैसे हैं तो इंडिया में ही पैसे खर्च करो, ऐसा बोलने का मतलब है। ये बोलने का मतलब है। क्या सच में बड़ा संकट आने वाला है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में बड़ा संकट आने वाला है क्या? तो देखिए, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खतरा पूरी तरह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की इकोनॉमी आज भी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इकोनॉमी यानी कि तेल एक एनर्जी सेक्टर का पार्ट है। जैसे आप देखे होंगे कि भारत में कई सारे जगहों पे सोलर पैनल पावर लगा दिया गया है, जिससे ये है कि वो अपना विद्युत कंजप्शन खुद करें और मुफ्त में बिजली का उपभोग करें, और बचा हुआ बिजली है वो पावर ग्रिड को सप्लाई कर दें। अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया प्रभावित हो सकता है। भारत जैसे देश में यहाँ पे तेल संकट आ सकता है, ये इसका नुकसान है। अब लोगों का सवाल ये है कि सरकार क्या कर सकती है। पहला, अब सरकार तो सुझाव दे दिया, अब सरकार भी क्या कर सकती है। सरकार को कोशिश ये करना होगा कि उसको टैक्स को कम करना होगा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इस्तेमाल करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे बढ़ाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना होगा। और इम्पोर्ट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको मैं सोलर प्लेट के बारे में बोला, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया के संकट से कोई देश पूरी तरह नहीं बच सकता। लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं सुझाव देता हूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे। सबसे पहले अफवाह जो न्यूज आते हैं, खास करके जो इंडियन मीडिया है जो 150 से ऊपर चला गया, पीछे से टॉप कर रहा है, उन सब से बचें। साथ ही फ्यूल, गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्यूल बचाएं, एक्स्ट्रा खर्च रोकें, इमरजेंसी फंड बनाएं, लोन कम रखिए, जरूरत से ज्यादा पैनिक किसी चीज पे बाइंग मत कीजिए। आर्थिक संकट में सबसे ज्यादा वही लोग बचते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी देखो, जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि इंडिया के लोग ये मत करें, सोना कम खरीदें, आयात कम करें, आने वाला समय में एक संकट आने वाला है। देखो अभी इंडियन मार्केट है वो 200 से 300 पॉइंट नीचे चला गया निफ्टी। तो इसका असर दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते हैं। कभी कभी युद्ध का असर आपकी बाइक के पेट्रोल से लेकर के आपके रसोई के राशन तक पहुंच जाता है। आज दुनिया जिस दिशा में जा रहा है वह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करने वाली स्थिति है। अब देखना ये होगा कि हालात संभलते हैं या दुनिया के नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले रिसर्च के साथ। धन्यवाद।